नमस्ते मास्टर्स। आइए हम आगे चैप्टर 5 शुरू करते हैं और तायशा की जिंदगी में क्या हो रहा है वो देखते हैं। नमस्ते संगीता मैम। नमस्ते मोनिका। आइए मैम। हेलो मास्टर्स, मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले रहे होंगे। जिस प्रकार तायशा नए नए अनुभव कर रही है, अपनी विचारधारा को बदल रही है, उसी तरह हम भी अपनी विचारधारा जो हमने अपने लिए बनाई हुई है उसको भी बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने पे विश्वास और अपना इरादा पक्का होना चाहिए। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, अब देखते हैं कि तायशा की लाइफ में आगे क्या हो रहा है और कैसे बढ़ रही है। बात करते करते क्लारा बीच में ही उठकर चली जाती है, जैसे उसने घर से बाहर किसी को देख लिया हो। तायशा बताती है कि फिर उसने नाश्ते तक क्लारा को नहीं देखा। फिर दोबारा वो नाश्ते की टेबल पर ही मिलते हैं। तायशा क्लारा से पूछती है कि गुफा तो घर के पास ही थी, तो फिर हम इतना घूमकर गुफा की तरफ क्यों गए? क्लारा बहुत जोर से हंसती है और कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम नदी के पास अपने जूते उतारो और वहां से होके चलेंगे। तायशा, तुम मेरे जूते क्यों उतरवाना चाहती थी? इसलिए कि मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे? क्लारा बहुत करुणा भाव से कहती है, नहीं, इसका कारण तुम्हारे पैर के छाले नहीं थे, बल्कि मैं तुमको तुम्हारे आजीवन सुस्ती आलस्य से जागृत करने के लिए तुम्हारे पैरों के तलवों पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रहार करने की आवश्यकता थी, अन्यथा तुम मेरी बातों को कभी ध्यान से नहीं सुनती। तायशा, अगर तुम मेरे पैरों पर प्रहार ना भी करती तो मैं तब भी तुम्हारी बातों को सुनती। क्लारा, क्या तुम कुछ ज्यादा मेरे पे शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही हो? क्लारा तायशा को एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि हम सबकी परवरिश उपेक्षित की तरह जीने के लिए हुई है, जहां पर दया, असहाय, तत्काल संतुष्टि के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है, और औरतें इसमें बहुत माहिर होती हैं। तायशा कहती है कि क्या सिर्फ रिकैप्चुलेशन ही एक रास्ता है अपने इस परवरिश पर काबू पाने का? क्या वापस मुझे फिर गुफा में जाना होगा? तायशा कहती है कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना देती हूँ ना यहाँ पे रह के। क्लारा कहती है, धन्यवाद। अब मैं तुमको रिकैप्चुलेशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ निर्देश देने जा रही हूँ। क्लारा तायशा को कुछ कागज और पेंसिल देती है और तायशा सोचती है कि शायद क्लारा ने अपना इरादा बदल लिया है और वो मुझे उससे अपना स्केच बनाने के लिए कागज और पेंसिल दे रही है। क्लारा कहती है कि उन लोगों की सूची बनाओ जिनको तुम अपने जीवन में मिली थी। वर्तमान से लेकर पुरानी यादों में जाना है। तायशा कहती है, ये नामुमकिन है, सब कुछ याद करना। क्लारा कहती है कि मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है, और ये रिकैप्चुलेशन का बहुत जरूरी हिस्सा है। क्लारा बताती है कि रिकैप्चुलेशन दो चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले सूची तैयार करना, और दूसरा सभी दृश्यों, वस्तुओं, सारी घटनाओं का विस्तार से याद करना जो पास्ट में हुई थी। इस सभी घटनाओं को वापस याद करके श्वास के द्वारा हमें बाहर निकालना है। जहां भी ऊर्जा हमने छोड़ी थी उसको वापस लेकर आना है। इस क्रिया का यही उद्देश्य है। तायशा पूछती है कि मुझको कैसे पता चलेगा कि मैंने अपनी ऊर्जा को वापस ले लिया है? क्लारा, तुम्हारा शरीर ही तुम्हें बता देगा। रिकैप्चुलेशन में आगे जो ऊर्जा छोड़ी थी आप श्वास के द्वारा वापस लाते हैं, और जो लोगों की ऊर्जा आपके अंदर है उसको आप बाहर श्वास के द्वारा ही निकाल देते हैं। तायशा सोचती है कि वो सूची कहाँ से बनाना शुरू करे। क्लारा कहती है कि सबसे पहले उन आदमियों के साथ जिनके तुम्हारे साथ संबंध थे उनकी सूची तैयार करो, क्योंकि हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं फंसा होता है। तायशा सोचती है कि बचपन की यादों से तो मुक्त होना आसान था, पर जिन आदमियों के साथ उसके संबंध थे
वो उन यादों को दोबारा नहीं जीना चाहती। तायशा कहती है कि मेरे किसके साथ संबंध थे ये मेरा निजी मामला है, किसी और को इसमें क्या मतलब हो सकता है। क्लारा, क्या तुम चाहती हो कि वो व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में थे वो लगातार तुम्हारी ऊर्जा पर जीवित रहें? क्या तुम चाहती हो कि जब तुम शक्तिशाली हो रही हो वो भी तुम्हारे साथ शक्तिशाली हो? तुम सारी उम्र उन व्यक्तियों को ऊर्जा का स्रोत बनी रहोगी। तुम इस पुनरावृत्ति का महत्व नहीं समझ रही हो तायशा। क्लारा, मैं तुमको समझाती हूँ कि इसका इतना महत्व क्यों है। वो बताती है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सेवा भाव के लिए पाला गया है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आदमियों को पोषित करना और उनकी सेवा करनी। यद्यपि मानव क्षेत्र में स्त्री पुरुष का मिलन संतान उत्पत्ति करने के लिए होता है और दूसरा कार्य भी जो महिलाओं से पुरुषों में ऊर्जा को निरंतर प्रभाव को सुनिश्चित करता है। तायशा क्लारा को कहती है कि तुम पुरुष शब्द पर ही क्यों इतना जोर दे रही हो, ये एक तरफा नहीं हो रहा। क्या स्त्री पुरुष का मिलन दोनों में परस्पर ऊर्जा का आदान प्रदान करना नहीं है? क्लारा, पुरुष महिलाओं के शरीर में विशेष ऊर्जा की रेखाएं छोड़ते हैं और उसी से वो ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं। स्त्री और पुरुष के मिलन से जो रेखाएं स्त्री के शरीर में रेखाएं पुरुष छोड़ देते हैं वो उस पुरुष को लाभ पहुंचाती है जो वहां पर छोड़कर गया है। तायशा क्लारा से तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? क्लारा कहती है, मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया है। पहले मैं भी इन पर विश्वास नहीं किया था, फिर उन्होंने मेरे को स्वतंत्रता की कला सिखाई और मैंने ऊर्जा के प्रभाव को देखना सीखा। मैंने खुद महिलाओं के शरीर में कृमि जैसे फिलामेंट देख सकती हूँ, जैसे कि तुम्हारे शरीर में भी अभी कुछ सक्रिय है। मैम, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ मोनिका, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो क्लारा बता रही है तैशा को, तो जैसे तुमने शुरुआत की इस चैप्टर की, तो उसमें क्लारा उसको लेकर जाती है बहुत लंबे रास्ते से, ताकि उसको वो जागृत कर दे, है ना, कि उसकी सोई हुई चीजों को जगा दे, उसका सारा अंदर जो चैनल्स उसके ब्लॉक हैं, तो वो लंबे रास्ते से लेके जाती है, जो कि तैशा शिकायत करती है उससे कि भाई तुम छोटे रास्ते से भी लेके जा सकती थी। तो जो मास्टर्स बोलते हैं हमें, कभी हमें गाइडेंस देते हैं, तो हमें जरूर सुनना चाहिए, ना कि हमें जो मास्टर्स करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जो मास्टर्स हमें कहते हैं वो हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो तैशा ने क्लारा को फॉलो किया, और फिर क्लारा बता रही है कि सबसे पहले कि जो पुरुष हैं, कि जो तुम्हारी लाइफ में पुरुष आए, उन पुरुषों को तुम याद करो, उस सीन को याद करो, वहीं से तुम स्टार्टिंग करो लिखने की। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हिस्सा महिलाओं का पुरुषों के साथ ही कनेक्ट रहता है, और हम अपनी ऊर्जा पुरुषों के पास छोड़ देते हैं। जैसा कि क्लारा ने बताया भी कि वो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स से फिलामेंट्स होते हैं। जैसे जो हुक कृमि की बात यहाँ पर की है, कि वो जैसे हुक करके और जो फिलामेंट्स छोड़ते हैं, जो कृमि होते हैं, इसी प्रकार से महिलाओं के शरीर में भी पुरुष कुछ इस टाइप के फिलामेंट्स के रूप में एनर्जी को लेते रहते हैं, और महिला जो है वो अपने आप को कमजोर समझती रहती है। तो काफी गहराई से क्लारा ने समझाया है कि महिलाओं को स्वतंत्र कैसे रहना चाहिए, कि महिलाओं का जन्म इसलिए नहीं होता कि वो सेवा भाव करती रहे और पुरुषों के लिए अपने आप को समर्पित करती रहे। तो क्लारा ने क्लैरिफाई कर रही है, वो बता रही है कि तुम अब तैशा जितना तुम्हारी जिंदगी थी, वो तुमने जितना भी तुमने एक अपनी ऊर्जा निकाल दी है, अब तुम्हें वापस लाने का तरीका मैं रिकैपिचुलेशन से बता रही हूँ, क्योंकि वो उसको दिखाई दे रहा है, बिकॉज वो एबेलर है, वो जादूगर है। तो वो
तैशा के अंदर वो फिलामेंट्स देख रही है, उस क्रीमी के फिलामेंट्स, कि जिसके माध्यम से अभी भी तैशा वीक हो रही है। जैसे कि वो इंसिडेंट आपको याद होगा कि वो होटल में जाते हैं और वहां पर वो लड़के को देख के कहते हैं आ जाओ बैठ जाओ। तो वो इंसिडेंट से क्लारा समझ जाती है कि इसके पास जो है कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जिसको वो अभी भी लूज कर रही है, और पुरुषों के पास वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो उसने क्लारा ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि ऊर्जा के ऊपर ही जो पुरुष जीवित रहते हैं। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, महिलाओं में, हर परिवार में ऐसा होता है कि महिलाएं अपने आप में समर्पित हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता के साथ भी तो ऐसा काम कर सकती हैं, दूसरों की सहायता कर सकती हैं, पर वो हमें स्वतंत्र रहना सिखाया नहीं जाता। उसके बाद फिर वो ये कहती है कि आ, वो पूछती है तैशा कि ये तुम्हें किसने सिखाया। तो क्लारा कहती है कि ये मेरे टीचर ने सिखाया, क्योंकि क्लारा भी इसी तरीके से निकली थी और उसके बाद वो एबेलर बनी, सॉर्सरर बनी ना। तो अब वो ये बात ये कह के लास्ट में जब ये समझाती है कि तुम्हें अब स्वतंत्र रहने का तरीका सीखना है रिकैपिचुलेशन के माध्यम से। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मोनिका। और मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं इस कहानी के जरिए कितनी ही महिलाओं को फायदा होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा राइट बनता है ना। और हर महिला को और पुरुष को, दोनों को एक इंडिपेंडेंट तरीके से जीना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा संतुलन इस धरती पर स्थापित कर सकें। तो ये कहानी 100% मैं श्योर कर रही हूँ कि ये लोगों तक जो भी सुनेगा जाएगी तो उनके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। वो जैसे इसने ये भी बताया ना कि हमारी परवरिश महिलाओं की ऐसी की जाती है कि जैसे वो दया का भाव, और आप कमजोर हो, है ना, पुरुष से कम हो, तो वो बचपन से ही वो माइंड ऐसा बन जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, है ना। माइंड सेट ही ऐसा बन जाता है कि हम गुलामी हैं। तो वो गुलाम, मतलब इनका मतलब ये कहने का नहीं है कि हमें पुरुषों से अपने आप को भिन्न समझना है। हम उनके साथ रहकर भी, पर अपने, आप जैसे बता रहे हैं कि हम स्वतंत्र रहकर भी जी सकते हैं और अपनी सारी ड्यूटीज को निभा सकते हैं, पर अपने आप को जान के, अपनी पावर को जान के। तो हम आगे चलते हैं मैम। अब क्लारा बताती है कि हमारी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए महिलाओं को अपनी बुनियादी ऊर्जा स्तर पर अत्यधिक बोझ उठाना पड़ता है। मतलब कि ऊर्जा के प्रवाह के लिए स्त्री को मूल्य देना पड़ता है। स्त्रियां मानव प्रजातियों के वंश को बढ़ाने के लिए एक नींव है। स्त्री न केवल जन्म देती है बल्कि अपने वंश का पोषण भी करती है, क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उनके पास होता है। एक महिला ये भी सुनिश्चित करती है कि एक पुरुष भी इस प्रक्रिया में अपनी पूरी भूमिका निभाए। स्त्री अपने अंदर जाने वाले तंतुओं से पुरुष को ऊर्जावान बनाती है। एक पुरुष रहस्यमय तरीके से एक ईथर स्तर पर उस पर निर्भर हो जाता है और बार बार उसी स्त्री के पास वापस जाता है ताकि उसका निर्वाह का स्रोत बना रहे। तायशा, क्या स्त्रियां इन एनर्जी लाइन से छुटकारा पा सकती हैं? क्लारा, एक महिला 7 साल तक वो एनर्जी लाइन चमकदार क्रीमी को अपने अंदर रखती है और 7 साल के बाद वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। ताइशा क्लारा की सारी बातें सुनती है, पर उन पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि मैं ये रिकैप्सुलेशन नहीं करूंगी। क्लारा कहती है कि तुम मेरे साथ एक समझौता कर लो। तुम रिकैप्सुलेशन 1 महीना करो और 1 महीने बाद अगर तुमने अपनी ऊर्जा में कोई बदलाव महसूस नहीं किया तो तुम अपने घर पर वापस जाने के लिए आजाद हो। ताइशा अपने आप को शांत करती है और सोचती है कि क्लारा ने मेरी इतनी मदद कर रही है, और गुफा में किसी को क्या पता चलेगा कि मेरी कैप्सुलेशन के द्वारा अपनी यादों को वापस जा रही हूँ, या श्वास की क्रिया कर रही हूँ, या सपने देख रही हूँ, या सो रही हूँ। क्लारा कहती है कि सिर्फ 1 महीना ही तो है, मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी सहायता ही करना चाहती हूँ। तायशा, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? क्लारा कहती है,
कि समय आने पर तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये 5वां अध्याय समाप्त होता है। मोनिका, दो बातें मैं दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे बताया क्लारा ने कि वंश को बढ़ाने की जो नींव है वो महिलाएं होती हैं, और महिलाओं के पास ऊर्जा का जो स्तर है वो अधिक होता है। वो पोषण करती हैं, बच्चों का परवरिश करती हैं। और इवन कि क्लारा देखो ये बात भी बता रही है कि पुरुष जो ऊर्जावान होते हैं उसमें से ऊर्जावान का ज्यादातर जो रोल है वो महिलाओं का होता है ना। ये बात तो क्लियर है। और फिर उसके बाद एक जो सबसे मेन पॉइंट है कि जब पुरुष और महिला का जो संबंध है वो 7 साल तक रहता है और 7 साल के बाद वो ब्रेक होता है। वो बताती हैं कि कृमि की तरह एक चिपके रहते हैं। चिपकने का मतलब दैट इज द अटैचमेंट। वहां पर मतलब इसका मीनिंग ये निकलता है कि वो एक वाइब्रेशनल जो एनर्जी है उससे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। और एनर्जी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं महिला लूज करती है, क्योंकि वो उसके मन में हमेशा पुरुष 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 घूमता रहता है, और उसी की वजह से वो अपनी एनर्जी वहां पर वो देती रहती है। तो अगर वो रिकैपिचुलेशन के माध्यम से या हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि महिला और पुरुष दोनों एक स्वतंत्र एंटिटी हैं, वो स्वतंत्र स्वरूप हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से अपने जीवन को जिए, है ना। और जब एक संबंध स्थापित करना है तो इट्स ओके, लेकिन उसमें जो अपनी महिला की अपनी शक्ति है वो शक्ति हमेशा ना खोए महिला। तो इस बात का ध्यान महिलाओं को जरूर से जरूर रखना चाहिए। तो वंडरफुल, थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरियाणा।